हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा इससे पहले है ना, मैंने दो चैप्टर पढ़ा रखे हैं, रियल नंबर और पॉलिनोमियल एनसीईआरटी। अब इसमें क्या है ना, ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा 9th में पढ़ा है, जिसमें बस ये वाला वर्ड हट जाता था। उसमें होता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ में क्या होगा बेटा, दो इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल। अच्छा, लीनियर इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन? जैसे मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिखा 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पैटर्न पे जो इक्वेशन दिखाई देती थी उसे ही हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते थे। तो यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल है, x एंड y मेरे दो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो अननोन है और जिनको हमें फाइंड करना है। 2 is the coefficient of x, 2 is coefficient of x and minus 3 is the coefficient of y. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर, जैसे हमने अगर सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन नॉट बी 0। इसका सम 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये होता कि a और b एक साथ 0 नहीं हो सकता। a एंड b साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी 0। अच्छा, अलग अलग 0 हम रख सकते हैं, ठीक है। a 0 होगा कोई दिक्कत नहीं, c 0 होगा कोई दिक्कत नहीं, पर a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना बेटा, बाकी बड़ा सिंपल, ठीक है। तो ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जैसे मान लो एक इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन वेयर y का टर्म नहीं है। इसका मतलब ये b 0 हो गया, y का कोफिशिएंट 0। जैसे मैंने एक टर्म लिखा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बेटा है ना y का कोफिशिएंट 0 है, कोफिशिएंट ऑफ y 0। तो ये इसलिए ऐसे। तो ये सिंपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मैंने यहां से लिख दिया 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, बट दिस इज टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब x भी 0 हो y भी 0 हो तो 2 इक्वल टू 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो मजाक कर दिया है ना, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन होगी, एक ये हो गई एक ये हो गई। अच्छा, जैसे सिंगल इक्वेशन हुआ करती थी ना बेटा, जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू, मैंने लिख दिया 6। ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, मतलब एक ही इक्वेशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, जैसे मैंने ऐसे लिखा 4x माइनस 6 इक्वल टू वाई, तो बेटा मैंने क्या किया, यहां से इसको सॉल्व ऐसे किया कि मैंने जैसे x को 0 लिया, तो x को 0 लेने पे 4 इंटू 0 0, y का वैल्यू -6 आया। तो एक सॉल्यूशन इसका 0, -6 आया। नेक्स्ट मैंने बेटा मान लो x को 1 ले लिया, तो ये आ गया 4 इंटू 1 -6 इक्वल टू y, तो y का वैल्यू -2 आ गया। तो x1 4 -6 y -2, ये इसका एक सॉल्यूशन, ये इसका दूसरा सॉल्यूशन। ऐसे ही बेटा इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है और उसमें टू वेरिएबल हो, तो देयर इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। अच्छा, दो इक्वेशन है तो वो अलग है, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना इज डिफरेंट। यहाँ पे ये दो इक्वेशन, तो इन दो में एक तो होता है कि इसको अलग सॉल्व करो, एक होता है इसको अलग सॉल्व करो, बट एक ऐसा सॉल्यूशन आएगा जो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, इसको ऐसे सॉल्व करके हमने ग्राफ बनाना भी सीखा था क्लास 9th में। जैसे इसका ये पॉइंट निकाल दिया, ये पॉइंट निकाल दिया, तो ग्राफ बनाना कैसे ग्राफ बनाते थे कि मान लो मैंने ये x बनाया,
ये मेरा y आया, एक पॉइंट है x0 y-6, तो x0 y-6 मान लो यहाँ पे x0 होगा y-6। एक पॉइंट और लिखा हमने x1 और y-2, तो x1 यहाँ y-2 कहीं यहाँ पे, तो इन दोनों से पास होने वाली ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा, ये जो ग्राफ बनाया 4x - y = 6, 4x - y = 6। एक ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए लीनियर इक्वेशन का, तो 2 पॉइंट हमने निकाल लिए, एक ये निकाला जॉइन। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना वो सारे इसके सॉल्यूशन, ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो x का अलग अलग वैल्यू रखूंगा तो यहाँ कुछ y आएगा, फिर x का अलग रखूंगा तो कुछ y आएगा, क्योंकि ये लाइन तो ऐसे आगे बढ़ती ही रही। तो इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ से हमने ऐसे समझा, ये चीज भी हमने 9th में पढ़ी थी ना बेटा। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन आएगी, तो 2 इक्वेशन का जैसे एक लाइन ये बनी L1, एक लाइन ये बनी L2। ओहो, फिर तो इसका कॉमन सॉल्यूशन तो वही आएगा, कौन सा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इसका क्या हुआ बेटा, कॉमन पॉइंट। तो x, y जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द सॉल्यूशन। अच्छा सर, इसमें तो फिर अगर कोई नहीं आए तो कॉमन पॉइंट, तो उस केस में लाइन पैरेलल होगी। अगर पैरेलल लाइन है तो ये तो कभी मिलेगी ही नहीं। कोई बच्चा बोलेगा सर एक से ज्यादा पॉइंट आ सकता है क्या, और एक से ज्यादा मतलब इनफाइनाइट आएगा, 2 तो नहीं आएगा। जैसे ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इसके ऊपर आ रही। अच्छा, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे बेटा मैंने एक इक्वेशन लिखा, a1x b1y + c1 = 0, और ये जो कोफिशिएंट होता है ना a1² + b1² दैट डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम 0 नहीं होना, इसका मतलब है a1 और b1 साइमल्टेनियसली 0 नहीं होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग। सेकंड बात करते हैं बच्चों, एक और इक्वेशन है a2x b2y + c2 = 0। इसमें हुई कंडीशन a2² + b2² डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, मतलब हम कॉमन पॉइंट निकालेंगे। तो कॉमन पॉइंट लेते हैं, जैसे बेटा अगर मैं ग्राफ से समझाऊं, ये दोनों लाइन कैसी है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कैसी लाइन है, ये पैरेलल लाइंस। ये कैसी लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे। मुझे एक बात बताओ, कितना कॉमन पॉइंट 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 सॉल्यूशन। एक पॉइंट ऐसा आएगा x, y जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। और इस वाले केस के अंदर जब कोइंसिडेंट लाइन आ गई, अच्छा सारे कॉमन पॉइंट है भाई, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जहां पे लिया सब कॉमन आ गया, वाह। तो फिर वही केस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। बात समझ में आई। अब ये कुछ एग्जांपल है, ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ तो पॉइंट लेके हम बना देते हैं, जैसे इस लाइन का बनाया, इस लाइन का बनाया, जो कॉमन पॉइंट आया वहां पे x4 y2, तो 4, 2 इज माय सॉल्यूशन। अब हम समझते हैं नेक्स्ट बेटा, इसका एक्सरसाइज करते हैं, कौन से वाला, 3.1। इस एक्सरसाइज में क्या है ना, 3 क्वेश्चंस है, तीनों दिया हुआ है किस फॉर्म में, ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसको पहले हम कन्वर्ट कर देंगे। चलो तो मैं एक नया स्लाइड लेता हूं,
उसमें शायद ये स्क्रीन दिख रही होगी, होप सो। हाँ, तो अब बेटा ये पहले वाला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में ये लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज है 3.1 है ना। आई थिंक मेरी स्लाइड आ रही होगी, नहीं तो दोबारा शेयर कर देता हूं वंस अगेन, होप सो। 3.1 में क्या है, इसका पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा ये। चलो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, इसमें एक लाइन बड़ी मजेदार है, 7 ईयर एगो मतलब वो 7 साल पहले की बात कर रहा है। I was 7 times as old you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Okay. बेटा पहला पॉइंट मैं इसमें क्या करूंगा ना, सबसे पहले इसको इक्वेशन में लिखूंगा। तो इक्वेशन में लिखने का क्या तरीका है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर है, तो इसका मतलब उसकी करंट एज मान लेते हैं, वो एज की बात कर रहा है कि उतना टाइम से। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x एंड हर डॉटर एंड हिज डॉटर की एज हमने y, ठीक है, मतलब आफ्ताब की x और डॉटर की y। अब क्या करना है बेटा, इसको एक का x माना एक का y माना। तो पहला वाला जो मैंने हाईलाइटेड किया 7 ईयर, 7 साल पहले इसका एज होना चाहिए कितना, आफ्ताब का तो होगा x-7 और डॉटर का होगा y-7। अगर प्रेजेंट ये है तो 7 साल पहले मतलब 7 कम कर देंगे हम, 7 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो x-7 y-7। अब उसने बोला कि वो उसके 7 टाइम्स, तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि यार किधर 7 से मल्टीप्लाई करूं। बेटा डॉटर को करेंगे ना तभी तो बैलेंस बनेगी मेरी इक्वेशन। क्यों क्यों, ये तो जैसे मान लो 50 ईयर का है, ये मान लो 10 ईयर्स की है, तो ये बड़ा है तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ही होगा। वैसे लैंग्वेज से अगर नहीं समझ आए तो ये तरीका होता है। अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा x-7 इक्वल टू 7y-49। इस सबको इधर बुला लेते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगी बेटा मेरी x-7y और ये आ गया प्लस का 42 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। इसके बाद एक और इक्वेशन बनेगी। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है बेटा, इधर देखो उसने और क्या बोला है हमें, 3 years from now I shall be 3 times as old you will be। 3 साल बाद बेटा तो कितना ओल्ड होगा उसके, दिख रहा होगा। तो देखो बेटा एट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x एंड हिज डॉटर इज y, तो ये पहली इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, ऑल्सो 3 years from now, also 3 years from now I shall be 3 times as old you। 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा।
अगर इसका प्रेजेंट एज अब तो आपका x+3 हो, मतलब प्रेजेंट x है तो 3 साल बाद ये होगा, और डॉटर का y+3। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसने बोला है कि 3 टाइम्स ये, तो दिस इज 3 टाइम्स ये सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको अगर इसी फॉर्म में लिखोगे तो ये आई x+3 इक्वल टू 3y+9। इसको फॉर्म में लिखोगे तो ये x-3y, 9 को इधर बुला लो तो -6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। तो थोड़ा सा सुंदर दिखने लग जाती है ऐसे लिखने से, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। अब इसमें ग्राफ बनाना है बेटा, आप कहो तो मैं ग्राफ इंट्रोड्यूस करूं, मतलब इसमें सेलेक्ट करूं कि पूरा पे या रफली ग्राफ बना दूंगा तो कर लोगे। क्या करें, चलो रफली ग्राफ बना लेते हैं, बाकी बच्चे इंटेलिजेंट तो है ही। एक रफ ग्राफ ड्रॉ करता हूं बेटा मैं। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये ठीक है, चलो ये ग्राफ बन गया। मान लेते हैं ये हमारा x हो गया, ये y एक्सिस, ठीक है बेटा। पॉइंट में ऐसे ही ले लेता हूं। अब पहली इक्वेशन है तो इसके मुझे पॉइंट्स निकालने। पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यहां से 7y को एक साइड भेज दूं तो x+42 इक्वल टू 7y, और यहां से y का वैल्यू आ गया मेरे पास x+42/7। अब x को अगर मैं 0 रख लूं, इफ आई पुट x इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू ये 42/7, तो ये आ जाएगा 7 6 आ गया। तो एक तो पॉइंट आ गया मेरा इस इक्वेशन का 0,6। सेकेंड में मैं x का वैल्यू मान लूं -7 रख लूं, क्योंकि ऐसे रखो ना बेटा कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए, फ्रैक्शन वगैरह नहीं आए, इंटीजर में लाना है ना, तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन भी इजी होगा। तो x को -7 रखने पे ये 35 आएगा, और 35 भी 7 को डिवाइड करेगा, 7 35 को डिवाइड करेगा मींस, तो -7 रखा तो यहां से y आ गया मेरा 5, तो इसका एक पॉइंट आ गया -7,5। अब बेटा इसका ग्राफ बना लो। एक पॉइंट तो है 0,6, मान लो x 0 तो y 6, मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट, दिस पॉइंट, और एक पॉइंट है x-7, x आ जाएगा -7 और y 5। मान लो यहाँ -7 है और यहाँ 5 है, तो ये मिलके कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये -7,5 है और ये है x 0/6, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ये जो लाइन बनी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, ये वाली, x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास ये आ गया। अनदर थिंग, दूसरा लाइन बनाना है, तो दूसरा लाइन बनाने के लिए ये वाला, चलो तो इसके लिए भी पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं, अगर मैंने 3y को उधर ले गया तो x-6 इक्वल टू 3y आ गया, तो x-6/3 इक्वल टू y। अगर मैं x को 0 रख लूं
तो y कितना आएगा बेटा, x को अगर मैंने 0 ले लिया तो y -2 आएगा। फिर मैं x को 3 ले सकता हूं, अगर x को मैंने 3 - 3 y -1 आएगा। तो x 0 एंड y -2 यहाँ कोई पॉइंट आएगा, और फिर आएगा x 3 और y -1, मान लो कहीं यहाँ पॉइंट आएगा। तो इन दोनों को फिर मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, ये लाइन। तो बेटा ये जो लाइन बनी, ये एक और लाइन आ गई। तो इन दोनों लाइन का कहीं आगे जाके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे हमें ग्राफ बना, ये तो मैंने रफ ग्राफ बनाया है, आप ग्राफ के अंदर सही से प्लॉट करना, ठीक है। अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, ये इसका सेकेंड वाला है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉयज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अच्छा, कितना बॉल्स, 3 बैट और 6 बॉल, इतने रुपीस खरीदता है। और दूसरा बोला सी बॉयज अनदर बैट फॉर 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ दिस, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट वाले का इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा बेटा, बैट और बॉल दोनों मिला करके वो कितने में खरीदता है बैट या बॉल, वो पता नहीं। तो जो पता नहीं है उसी को तो एक्स और वाई बोलते हैं। तो मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ बैट एक्स एंड बॉल, ये हमने अचीव कर लिया। ओके, 3 बैट है, फर्स्ट वाला देखो, 3 बैट का प्राइस 3 × x, 6 बॉल का प्राइस 6 × y, ये सब मिला के बोला है इतना रुपीस होगा 3900। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या इसको शॉर्ट में बेटा कॉमन ले लेते हैं, कुछ है ना, 3 कॉमन आ रहा सब, और कॉमन लेके उधर डिवाइड कर लोगे तो ये x + 2y = 1 300, ये इक्वेशन 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसका सेकेंड वाला कंडीशन। सेकेंड में है सी बॉयज अनदर बैट, एक बैट फिर खरीदा और 3 बॉल खरीदी। तो एक बैट का प्राइस x और 3 बॉल का प्राइस 3 × y। ये कितने में खरीदी, ये खरीदी 1300 में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो इसका हो गया बेटा कौन सा, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब ज्योमेट्रिकली पूछा है, तो ज्योमेट्रिकली का मतलब हुआ इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। ग्राफ के लिए इसमें से 2 पॉइंट ले लो और इसके 2 पॉइंट ले लो। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है, सर यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट बनेंगे। तो बेटा है ना, एक्स एक्सिस को भी बड़ा बड़ा नंबर ले लो। जैसे मान लो ये मेरा x है और ये मेरा y। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, x को ऐसे लिखो, बस 1 लिखते तो यहाँ 10 से शुरू करो, 10 20 30 40, और भी ज्यादा बड़ा होता तो 20 से शुरू कर दो, 50 से शुरू कर दो। फिर y भी एक बॉक्स को 10 बोलो, एक को 20 बोलो, एक को 30 बोलो, ऐसे करोगे ना तो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने बना दी, ग्राफ आप लोग बनाना बेटा, है ना, इतना मेरा काम कर लेना प्यार से बता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओ अच्छा, ये तो यार मार्केट में खरीदने जाते हैं तो यूज करते रहते हैं सॉल्यूशन। देखो बेटा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg, the cost of 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was found to be 160। बेटा किस किस का कॉस्ट बात कर रहे हैं, एप्पल और ग्रेप्स का इतना है, पर 1 kg का कॉस्ट पता नहीं है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल
is x and grapes, ये हमने बेटा x और y इसका एज्यूम कर लिया कि एक का x है और एक का y, ठीक है। ये तो हमने 1 kg का एक्सेप्ट किया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, 2 kg एप्पल है तो 1 kg का x तो 2 kg का कितना होगा 2x। 1 kg ग्रेप है तो उसका कॉस्ट y, दोनों का मिला के बोला है 160। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना, ये इक्वेशन 1। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg, अच्छा 4 kg एप्पल, तो उस टाइम भी 4 kg एप्पल का कॉस्ट कितना होगा बेटा, 4x ले लेते हैं, 4x होगा, 2 kg ग्रेप्स का 2 into y इक्वल टू कितना 3। दिस इज इक्वेशन नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में और इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2x, ये y, ये 150। ये सेकेंड इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व, ये अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ग्राफ के लिए यू कैन ड्रॉ ग्राफ, आप इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया तो ये होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफ बना के सॉल्व कैसे करते हैं, जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब अभी हमने रिप्रेजेंट करना सीखा। तो आप लोग अब क्या करना ना बेटा, इस एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो वाले जो एग्जाम्पल है ना वो सारे सॉल्व करना, क्योंकि वो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और भी कहीं आपके पूछे जाते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई ईमेल। बाय बाय।